नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। बच्चों, आज हम सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका अर्थ है स्वयं को समझना। इस लेसन के अंदर बच्चों हम स्वयं को समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे में क्या एबिलिटीज़ है, मैं किस तरीके से अपने आप को दूसरों से भिन्न रखता हूँ और मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा समाज के साथ क्या रिलेशन है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य पढ़ते हैं कि स्वयं को समझना क्यों आवश्यक है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसके 3 पार्ट हैं। इस अध्याय के 3 खंड हैं, क, ख और ग। इसके बाद हाँ, इन तीनों खंडों को पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मैं क्या हूँ और मेरा समाज के साथ क्या संबंध है, मेरा व्यक्तित्व क्या है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है इसका उद्देश्य कि स्वयं को जानने का महत्व। मैं क्यों अपने आप को जानना चाहता हूँ, या स्वयं की सकारात्मक अनुभूति, यानी कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ और स्वयं की सकारात्मक अनुभूति का विकास का महत्व क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उन सभी कारकों की सूची भी हम बनाएंगे जो कि स्वयं की पहचान बनाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, या मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, या मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो स्वयं की एक पहचान है अलग, है ना। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्वयं मैं क्या हूँ, है ना, और स्वयं के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उन सभी कारकों या उन सभी आयामों का अध्ययन करेंगे जिससे कि स्वयं की पहचान भी होती है, प्लस स्वयं के विकास पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि ये विश्लेषण करने में कि किशोरावस्था में स्वयं की पहचान और स्वयं का विकास के लिए स्वयं को जानना क्यों ज़रूरी है ना। क्योंकि किशोरावस्था के अंदर भी जो है स्वयं की अपनी अलग पहचान होती है। स्वयं के विकास अलग प्रकार का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास होता है, जैसा कि हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसको क्यों जानना आवश्यक है, उसका महत्व क्यों है। देखिए बच्चों, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं का वर्णन करना भी इसका उद्देश्य है ना। इसीलिए हम स्वयं को पहचानेंगे, क्योंकि देखो शेषावस्था के अंदर भी बच्चा जो होता है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। शेषावस्था के अंदर बच्चा जो है हंसता है, बड़ों के साथ खेलता है, बड़ों के साथ बाहर जाने के लिए उत्साहित होता है ना। बड़ों को पोएम सुनाता है ना, और अलग अलग तरीके से बड़ों को आकर्षित करता है ताकि सभी बड़े उनको प्यार करें। ठीक इसी प्रकार से बाल्यावस्था के अंदर भी हमने देखा है कि बाल्यावस्था के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के खेल खेलने में वो व्यस्त रहता है, और खेल में वो अपनी अलग पहचान बनाता है ना। किसी खेल को वो ज़्यादा इंटरेस्ट से खेलता है और अपनी अलग पहचान बनाता है ना। ठीक इसी प्रकार से किशोरावस्था के दौरान भी जो है उसमें अलग से जो है विशेषताएं बनती है। जैसे किशोरावस्था के अंदर वो अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करता है, अपना जो है अलग जो है सब्जेक्ट चूज़ करता है, अपना करियर जो है उसे किस लाइन में जाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना फ्यूचर डिसाइड करके उसी लाइन में फोकस करता है ना। तो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर वो स्वयं की अलग अलग पहचान बनाता है, और अलग अलग पहचान बनाता हुआ वो समाज के साथ उसको रिलेट करता है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, परिचय में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों और मित्रों तथा हमारे बीच अनेक बातों में तो हम सामान्य हैं। बिल्कुल सही है कि हम माता पिता है, भाई बहन है, अन्य संबंधी है, मित्र है, उनमें कई बातों में हम बिल्कुल सामान्य लगते हैं। हम सभी में एक जैसी क्वालिटी हमें दिखाई देती है। जैसे सभी की आँखें हैं, सभी के नाक है, सभी के मुँह है, सभी बोलते हैं, सभी खाते हैं, सभी सोते हैं, सभी उठते हैं, है ना, सभी चलते हैं। ये सभी क्या है, समान क्वालिटीज़ है, सभी के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दूसरों से अलग करती है ना। जैसे कुछ अनुभूति ऐसी है जैसे कि मैं होने की अनुभूति कराती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स होते हैं। यदि 60 स्टूडेंट है जिसके अंदर प्रत्येक बच्चा अपनी एक अलग व्यक्तिगत पहचान रखता है,
जैसे कि एक बच्चा जो है उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, या फिर एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ लेता है, एक बच्चा ऐसा है जो समय पर होमवर्क करता है, एक बच्चा ऐसा है जो कि क्रिकेट में अच्छा है, या एक बच्चा ऐसा है जो डांस बहुत अच्छा करता है, या एक बच्चा ऐसा है जिसका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो सभी बच्चे अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती है जो कि हमें दूसरों से भिन्न बनाती है, या फिर अलग करने में अलग करती है ना। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपना वर्णन किस प्रकार से करते हैं, क्या यह समय के साथ बदलता है? स्वयं के कौन से तत्व हैं? हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें स्वयं के बारे में क्यों अध्ययन करना चाहिए? हमें स्वयं के बारे में अध्ययन करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि मैं क्या हूँ। तभी मुझे मालूम चलेगा कि मैं अन्य से किस प्रकार से भिन्न हूँ, या मैं दूसरे लोगों से किस प्रकार से भिन्नता रखता हूँ, है ना। और स्वयं हमारे तथा लोगों से मेलजोल के ढंग को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। यदि मेरा दूसरों के साथ क्या संबंध है, मेरा अपने मित्रों के साथ कैसे संबंध है, मेरा अपने गुरु, मैं गुरु की कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ, या अपनी मम्मी से मैं कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने पिता की कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये क्या करता है, ये हमारा जो है मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई अन्य दो संकल्पनाएं और हैं। एक तो है पहचान और एक है व्यक्तित्व। बिल्कुल सही है। इसके अंदर स्वयं से जुड़ी हुई दो संकल्पनाएं विशेष है। एक तो अपनी पहचान बनाना और एक अपना व्यक्तित्व, है ना। अपनी पहचान बनाने के लिए हम दूसरों से भिन्नता रखते हैं। हम में क्या क्या क्वालिटी है, जब हम जानेंगे तभी तो हम अपनी पहचान बना पाएंगे, है ना। जब हम अपनी एबिलिटीज़ को जान पाएंगे कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, या फिर मुझे बहुत अच्छी मेरी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है ना, या फिर मैं बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाता हूँ। ये क्या है, मेरी एक स्वयं की पहचान है जो मुझे अन्य लोगों से या अन्य दोस्तों से या अन्य लोगों से भिन्न अलग पहचान बनाती है मेरी, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो व्यक्तित्व का विकास भी पहचान से ही होता है ना। यदि हमारी सोच सकारात्मक है, हमारे विचार सकारात्मक है, तो हमारा व्यक्तित्व भी कैसा होगा, अच्छा होगा, है ना। और यदि हमारी सोच नेगेटिव होगी और हमारे आसपास के मित्र भी नेगेटिव होंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी जो है वो नेगेटिव ही होगा, नकारात्मकता लिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच से ही हमारा जो है व्यक्तित्व भी सकारात्मक होता है। तो इस प्रकार से स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो अन्य संकल्पनाएं कौन कौन सी है, पहचान और व्यक्तित्व। अब देखिए, स्वयं की मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं में इन तीन संकल्पनाओं में अंतर करते हैं। फिर भी ये संकल्पनाएं जो होती है काफ़ी मिलती जुलती होती है। आमतौर पर सामान्य उपयोग में हम इन शब्दों का आपस में अदला बदली भी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें एक तो स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ, और दूसरा हमारे व्यक्तित्व का विकास, है ना। इन दोनों बातों के बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, स्वयं क्या है। यहाँ पर वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में, यानी कि वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उसके अंदर 500 अध्याय ऐसे हैं जो कि स्वयं से ही शुरू होती है, मैं से शुरू होती है। और स्वयं की अनुभूति का अर्थ क्या है? स्वयं की अनुभूति का अर्थ यहाँ पर ये है, ये अनुभव करना है कि हम कौन हैं और वे कौन सी बातें हैं जो हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए इसके अंदर, है ना, कि मैं बहुत अच्छा गायकार हूँ, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ये चीज़ें क्या है, हमें अन्य से भिन्न बनाती है ना, अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्वयं कहते हैं। स्वयं की यही अनुभूति, स्वयं की अनुभूति का अर्थ यही हुआ। यहाँ पर किशोरावस्था का क्या अर्थ है? किशोरावस्था का अर्थ है, किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवधि है जिससे कि आप इस समय गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही है। किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी होती है जिससे कि हम इस समय गुजर रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। उसके दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, है ना, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ, है ना, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, या मैं ऐसा दिखना चाहिए हूँ, है ना, या
मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से किशोरावस्था के दौरान भी हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवधि है जिसके अंदर मुझे अन्य से, तो बच्चों किशोरावस्था जीवन की वह अवधि है जिससे कि हम इस समय गुजर रहे हैं, जिस समय हमारे विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। इसके दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचते हैं इस अवस्था के अंदर, है ना, सोचना शुरू कर देते हैं। और हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती है। इस अवस्था में किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को ज़्यादा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था के अंदर। देखो बाल्यावस्था के अंदर कम हम जो है अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। हम कहते हैं शिशुअवस्था से लेकर हर अवस्थाओं के अंदर हम जो है हमारी एक अपनी अलग पहचान होती है और हम जो है अपने आप को दूसरों से भिन्न बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जो है वो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था के अंदर हम स्वयं को परिभाषित करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। कि बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न है कि मैं से शुरू होने वाले इन वाक्यों को पूरा करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम वो सभी मैं से शुरू होने वाले वाक्य यानी कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना। इसी प्रकार से बच्चों हम और भी बना सकते हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ वॉक पर जाता हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जिससे आपको स्वयं की अनुभूति होगी और आप पहचान पाएंगे कि ये चीज़ें मेरे में है और ये मेरी क्वालिटीज़ है जो कि मुझे अन्य लोगों से भिन्न करती है ना। जिसके कारण मैं अन्य लोगों से मैं अपनी एक अलग पहचान बना पाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो ऊपर सारणी के अंदर हमने जो भी वाक्य बनाए मैं से शुरू होने वाले स्वयं की पहचान हमने बताई, जिसके अंदर कुछ शब्द, कुछ जो सेंटेंसेस बनाए हमने शरीर के बारे में वर्णन किया हमने, है ना। और कुछ हमने मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया, है ना। कुछ हमने जो है अपने समाज के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में हमने बताया, कुछ अपनी क्वालिटीज़ बताई, है ना। तो इस तरीके से हम इस सारणी को पूरा कर सकते हैं और हम इसके सारणी को जब जब हम पूरा करते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही मालूम चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, है ना। जैसे कि बेटा बेटी, भाई बहन, छात्र छात्रा आदि। यहाँ पर देखो कुछ वक्तव्यों में हमने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध बताए, है ना। जैसे कि मैं श्वेता का भाई हूँ, या मैं श्वेता की बहन हूँ, या मैं प्रकाश चंद जी की लड़की हूँ, है ना। कुछ भी जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, उनको सामाजिक संदर्भ में हम जो है अपने संबंधों को बता रहे हैं, है ना, और स्वयं को परिभाषित कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर हमने अपनी क्षमताओं को बताया कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना। इस तरीके से हमने अपने शारीरिक क्षमता को बताया, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है स्वयं को परिभाषित यहाँ पर किया है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से स्वयं के विभिन्न आयाम क्या है ना। तो स्वयं के आयाम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। अब आयाम का मतलब क्या है? स्वयं के विभिन्न रूप है, यानी कि हम अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि हमारे व्यक्तिगत आयाम क्या है, सामाजिक आयाम क्या है ना, है ना। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मानसिक आयाम क्या है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। अब व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत आयाम के अंदर क्या है, स्वयं के वे पक्ष होते हैं जो कि सिर्फ हमसे जुड़े होते हैं, उसे हम व्यक्तिगत आयाम कहते हैं, है ना। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं कैसा हूँ, है ना। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं एक डांसर हूँ,
है ना। मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, ये क्या है, मेरी एक व्यक्तिगत पहचान है ना। तो ये व्यक्तिगत आयाम हो गए। फिर सामाजिक आयाम क्या है? सामाजिक आयाम यानी कि मेरा परिवार के साथ मेरा क्या रिलेशन है, समाज के साथ मेरा क्या रिलेशन है ना, मेरे दोस्तों के साथ मेरे कैसे संबंध है, ये क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक आयाम कहलाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि जैसे आपस में मैं अपने मित्रों के साथ हर चीज़ बांट के खाता हूँ, मैं अपने मित्रों का सहयोग करता हूँ, है ना। मैं अच्छे कार्यों में हमेशा जो है अपना समर्थन देता हूँ, है ना। और मैं सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करता हूँ। ये क्या है? मेरा समाज के साथ रिलेशन को शो करता है, या मेरी समाज के साथ जो है वो पहचान को बताता है ना। ये सामाजिक आयाम हो गया। अब इसी प्रकार से स्वयं शब्द का अर्थ उनके अनुभव, विचारों, सोच और अनुभूति का एक संपूर्ण रूप है। हम क्या कह सकते हैं? स्वयं शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न आता है स्वयं शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वयं शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमारे अनुभवों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी अनुभूतियों का एक संपूर्ण रूप क्या कहलाता है? स्वयं। ठीक है, जो कि स्वयं के विषय में है और एक विशिष्ट ढंग से है। इससे हम स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्वयं की संकल्पना और स्वाभिमान दो शब्द जो हैं, इन दोनों शब्दों को अपने और अन्य व्यक्तियों के साथ अवश्य सुना है और इसका उपयोग भी किया है। स्वयं की संकल्पना यानी स्वयं की संकल्पना करना, स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में कल्पना बनाना, है ना। और स्वाभिमान यानी हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने सुना ही है, इनका उपयोग भी हम करते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर नीचे जो एक खंड दे रखा है, इस खंड के अंदर हम स्वयं की संकल्पना और स्वाभिमान से जुड़े हुए वक्तव्यों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, स्वयं की संकल्पना का अर्थ क्या है? स्वयं की संकल्पना का अर्थ यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति का विवरण, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है तो उस बच्चे के बारे में उसका विवरण, वो कैसा है ना, उसका जो संपूर्ण विवरण है वो क्या कहलाता है? उसकी स्वयं की संकल्पना कहलाई, है ना। उसकी विशेषताएं, संकल्पना का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं, किसी भी बच्चे की विशेषताएं, उसकी अनुभूतियाँ, उसके विचार, है ना, वो क्या क्या करने में सक्षम है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? स्वयं की संकल्पना में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा, हमारी क्लास के अंदर 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे में से एक बच्चा है जो कि खेलने में बहुत अच्छा है ना। वो बच्चा जो है पढ़ाई में कम है, लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करता है, उसका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। वो पोएम बहुत अच्छी सुनाता है, लेकिन उसे लर्निंग जो है वो, उसकी लर्निंग पावर कम है ना। तो इस प्रकार से किसी चीज़ में वो बहुत अच्छा है और किसी चीज़ में वो सक्षम है किसी कार्य को करने में, लेकिन कुछ कार्यों को करने में वो सक्षम नहीं है ना। तो ये स्वयं की संकल्पना हो गई, है ना। अब स्वयं की संकल्पना का महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर क्या है? स्वाभिमान है। ये स्वयं की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है? स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, उन सभी मानकों जिसे कि हम स्वयं अपने लिए तय करते हैं। जैसे हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान कहलाता है। हम अपने लिए क्या सोचते हैं, वो हमारा स्वाभिमान कहलाता है ना। और यही कुछ सीमा तक ये समाज से भी प्रभावित होता है। ये व्यक्ति का स्वयं का मूल्यांकन है। हम कह सकते हैं कि स्वयं की संकल्पना स्वाभिमान से जुड़ी होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ी होती है। और सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? हमारा स्वयं का मूल्यांकन है ना। हम अपने आप को पहचान करके हम अपने क्वालिटीज़ को पहचान करके, अपने आप को पहचान करके अपना मूल्यांकन कर सकते कि मेरे में अभी क्या कमियां हैं, मुझे और किस तरीके से अपने आप में निखार लाना है, मुझे और किन किन चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करना है, या किन किन चीज़ों को और सीखना है जिसके कारण मैं पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाऊँ, है ना। या फिर अपने आप में परफेक्शन लाना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं की संकल्पना और स्वाभिमान दोनों का संपूर्ण रूप से यदि हम अर्थ देखें तो इसका मतलब है स्वयं का मूल्यांकन करना। स्वयं का मूल्यांकन तभी होगा जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे, है ना। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, हमें अपने बारे में मालूम होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। मुझे अपने अंदर और क्या क्या नई चीज़ों को सीखना है ना। तभी हम अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं स्वयं की संकल्पना और स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वयं का मूल्यांकन करना है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि पहचान क्या होती है ना।
तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के बदलाव हुए, जैसे शिशुअवस्था से हम बाल्यावस्था में आए तो कुछ परिवर्तन हुए, फिर बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था में आए तो और ज़्यादा परिवर्तन हुए हमारे शरीर में, है ना। और शारीरिक परिवर्तन भी हुए, मानसिक परिवर्तन भी हुए, और हमारे अन्य लोगों के साथ जो है वो संबंधों में भी परिवर्तन आया, है ना। कई प्रकार के परिवर्तन आए। पहले के मुकाबले आज हम अधिक लोगों को जानने लगे। आज के 5 साल पहले और अभी की बात करें तो हमारे संबंध जो है अधिक लोगों के साथ जुड़े, है ना। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी समझेंगे कि जैसे कि पहले हमें आज के 2-3 साल पहले हमें ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन आज हमें ये चीज़ पसंद है ना। आज के 2-3 साल पहले हमें ये चीज़ नहीं आती थी, लेकिन आज हमें आती है ना। पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 जब नहीं था तो उसके पहले जो है हम मोबाइल से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं, मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज के 5 साल पहले और अभी में हमें क्या परिवर्तन आया है, हम में क्या क्या बदलाव आए हैं, हमने क्या क्या सीखा है, हमने क्या क्या गेन किया है, इन सभी चीज़ों को जब हम एनालिसिस करते हैं या फिर जब हम इसको जब जानने लगते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमारी पहचान क्या है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहचान भी 3 प्रकार की होती है। एक है हमारी व्यक्तिगत पहचान, एक है हमारी सामाजिक पहचान और एक है सांस्कृतिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत पहचान का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति की उन सभी विशेषताएं, एक व्यक्ति की सभी विशेषताओं को जो शो करता है, जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाता है, इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत पहचान। सामाजिक पहचान का यह अर्थ होता है कि एक व्यक्ति का वह पक्ष जिससे कि वो एक समूह से उसको जोड़ता है, जैसे किसी व्यवसाय से, किसी सामाजिक और सांस्कृतिक समूह से यदि जोड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक भारतीय हैं, ठीक है। भारत के अंदर हम किस स्टेट में रहते हैं, जैसे राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं या फिर साउथ में रहते हैं, है ना। तो उस स्टेट से हम हैं, फिर उस स्टेट में रहने वाले लोगों में हम किस कास्ट के हैं, उन कास्ट के लोगों के साथ हमारे क्या संबंध है, तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वो पहचान हमारी कहलाती है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि आप एक गुजराती हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हम जो है भारत में रहने वाले गुजरात स्टेट के अंदर, गुजरात में भी अब किस कास्ट के हैं तो उन लोगों से आपके क्या संबंध है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को शो करती है ना। तो इसी प्रकार से एक गुजराती होना हमारी एक सामाजिक पहचान का आयाम है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम एक हिंदू हैं, हम किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, क्या हम एक हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या सिंधी है, या फिर हम एक शिक्षक हैं या किसान है या वकील है ना। तो ये हमारी एक सामाजिक पहचान का भी आयाम है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहचान जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत 3 प्रकार की जो है वो पहचान है। पहचान के आयाम कितने हो गए? 3 हो गए, व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्या आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल पहले थे? इस विषय में कुछ देर सोचें। पहले हम सोचेंगे कि क्या हम 5 साल पहले कैसे थे हम, है ना। क्या हम वैसे ही हैं, हम में कोई बदलाव नहीं आया, या अपने आप में हमने कुछ सीखना नहीं चाहा, या किसी प्रकार के कोई चेंजेस हम में नहीं आए, है ना। नीचे दिए गए स्थान पर अपने विचार हमें लिखना है। और यदि 5 साल पहले में और अभी में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंतर आया है, तो उन सभी क्यों आया है, उनके कारण भी हमको लिखना है, और कौन कौन से बदलाव आए हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना है। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर स्वयं के अर्थ को समझा कि मैं क्या हूँ, और स्वयं की संकल्पना को समझा, स्वाभिमान को समझा, स्वयं की पहचान क्या है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। हमने देखा कि स्वयं प्रकृति के अंदर बहुआयामी होता है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ये व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले अध्याय के अंदर
और हमने देखा कि समय के अनुसार जैसे कि बाल्यावस्था से शिशुअवस्था से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर किस प्रकार से स्वयं में कौन कौन से बदलाव आते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब अगले अध्याय के अंदर हम शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।